ताकतवर तरीन शख्सियात में जिनका शुमार होता था, जिनकी आज भी पाकिस्तान की अफसरशाही में बहुत असर रसूख पाया जाता है। उनका आज 164 का बयान सामने आया और मुझे एक बयानिया घड़ा गया था, हम कोई गुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। तो एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत आज सामने आ गई है कि वो झूठा बयानिया था, वो साइफर जिस पर झूठ बोला गया, जिस पे झूठे मिनट्स लिखे गए, जिस पर इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा किया गया, 164 का बयान आ जाने के बाद मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि न्याजी के खिलाफ फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाएगा। उसमें मैं खुसूसी तौर पे FIA की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। आपके इल्म में सिर्फ ये बात देना चाहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने न्याजी साहब की हद तक एक स्टे ऑर्डर दे रखा था, जिसमें यह दर्ज था कि न्याजी साहब के खिलाफ साइफर के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पिछले 5 माह से यह स्टे ऑर्डर चल रहा था। अभी पीर वाले दिन वो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने वापस लिया है और कार्रवाई की इजाजत दी है FIA को। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं, मैं ऑर्डर आपसे भी शेयर भी कर लूंगा। तो उस लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत न्याजी के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। साइफर केस में तलब भी किया जा सकता है और ये एक ऐसा केस है जिसमें कानून की कई खिलाफ वर्जियां हुई हैं। इसके कानूनी पहलू पर भी मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। साइफर को अपने कब्जे में रखना यह भी गैर कानूनी था। उसके बाद वजारत उज़्मा से हट जाने के बाद जलसे में साइफर को लहराना। अब यह याद रहे कि जब आप जलसे में साइफर को लहरा रहे थे, आप वजीर आजम नहीं थे, आप वजारत उज़्मा का ओहदा खो चुके थे। एक सरकारी हसास दस्तावेज का आपके हाथ में होना गैर कानूनी था। उस साइफर को लहराया, उसके बाद उस साइफर को गुमा दिया। साइफर का लहराना, साइफर का अपने कब्जे में रखना, साइफर को गुमा देना, यह पाकिस्तान की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी था। यानी जब वजीर आजम हल्फ लेता है तो उसके हल्फ में यह बात दर्ज है कि बतौर वजीर आजम जो भी सरकारी मामला मेरे इल्म में लाया जाएगा या मुझे बताया जाएगा, मैं किसी गैर मुतलका शख्स से उसका जिक्र नहीं करूंगा। यह हल्फ है जो आप पाकिस्तानी अवाम के सामने लेते हैं, अल्लाह ताला के सामने लेते हैं। उस हल्फ की भी खिलाफ वर्जी हुई। स्टे ऑर्डर की मदद से साइफर केस को ताखीर का शिकार किया गया, मगर आज पूरी कौम के सामने न्याजी के मोतमिद खास, उनके हैंड पिक्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके कार खास जो तमाम मामलात उनके बिहाफ पे देखते थे, आज उन्होंने इमरान न्याजी को मुजरिम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हम कोई गुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। जो लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया और एक पूरे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा की गई, वो झूठ पर मबनी थी। वो झूठा बयानिया था, उसको घड़ा गया था, उसको बनाया गया था। अब कानून की गिरफ्त में ये आ चुके हैं। इनको अब इनका बचना मुश्किल है। ये इनकी आदत है कि ये स्टे ऑर्डर्स और दायरा इख्तियार को चैलेंज करके अपने केसेस को चलाते हैं। आप तोशाखाना का मामला देख लें कि तोशाखाना में अब जज पर अदम एतमाद है, जज पर शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है।
जो जज खिलाफ फैसला करे उस पर अदम एतमाद की दरखास्त डाल देते हैं। तो आप मेरिट पे अपने केस आर्ग्यू क्यों नहीं करवाते? पनामा के दौरान तो बड़ी तालियां बजाते थे जब मियां नवाज शरीफ रोज पेशी पर आते थे, एक दिन भी उन्होंने नागा नहीं किया। रोजाना की बुनियादों पे ट्रायल चला, पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ट्रायल है जो रोजाना की बुनियादों पे चला। वो रोज अदालत में खड़े होते थे, मेरिट पे केस आर्ग्यू हुआ। आपके हालात ये हैं कि आप टेक्निकलिटी के पीछे छुपते हैं, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, तकनीकी बुनियादों पे केस की समाअत नहीं होने देते, और जिस दिन टोपी पहन के आते हैं इर्द गिर्द हिसार में जिन लोगों ने वो शील्डें उठाई होती हैं किसी पुराने जमाने के बादशाह की तरह आप आते हैं, मगर इस तरह की टोपी तो वो भी सर पे नहीं पहनते थे। तो आपसे बुज़दिल और मुनाफिक आदमी पाकिस्तान की तारीख में सियासत में नहीं आया होगा कि एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर लगवा दिए, पूरी कौम को गुमराह करके एक बयानिया घड़ लिया, और हकीकत यह निकली है कि कोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। और उसमें आपके अपने लोग आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं काबिल तहसीन है, लायके तहसीन है आजम खान, जिसने पाकिस्तान के मफाद पर सौदा नहीं किया, जिसने पाकिस्तान के मफाद को ज्यादा अजीज तर रखा कि एक तरफ ऑप्शन थी कि सियासत को चमका के पाकिस्तान के मफाद को दांव पे लगा दिया जाए, उसने इनकार किया है। आज जो स्टेटमेंट आई है ये इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, ये नाकाबिले तरदीद एक सबूत है, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पे इमरान न्याजी को सजा होगी, सजा से बच नहीं सकेंगे। ये मजाक नहीं है कि आप एक मुल्क को दूसरे के खिलाफ पिच कर दें एक झूठी कहानी पे, एक झूठे बयानिए पे, और सियासत चमकाने के लिए। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जब कार्रवाई होगी और यह मामला अब कोर्ट में जाएगा और चालान पेश किया जाएगा, तो इसमें जब गिरफ्तारी भी मतलूब होगी और कस्टडी में भी लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी, तो ये तमाम मामलात साइफर वाले, इसमें बताना तो होगा कि ये 6 महीने स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुपे, एब्सोल्युटली नॉट का नारा क्यों लगाया, किस बात पे लगाया, झूठे मिनट्स क्यों ड्राफ्ट करवाए, कौम से झूठ क्यों बोला। और आज अब इंसानी हकूक की रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की, उसमें क्या लिखा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक बेहतर हुए हैं। 9 मई को अपने हमले किए अपनी फौज के खिलाफ, शोहदा की यादगारों को मसमार करके, तो जो लोग इसमें मुल्जिम और मुजरिम थे उनको कहा कि उनके खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उनको बड़े बुरे हालात में रखा हुआ है। और मगरिब में अमेरिका बरतानिया में कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आपको शर्म नहीं आती, आपको हया नहीं आती, आपको गैरत नहीं आती कि आपने पहले अमेरिकी साजिश का झूठा बयानिया गढ़ा, वो झूठा बयानिया घड़ के उसके बाद अमेरिका से मदद तलब की कि मेरे लोग जेलों में बंद हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। उसके बाद अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म्स हायर की कि मेरी मदद की जाए, मेरी पार्टी की मदद की जाए। यह सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, कि वो पहले कहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, झूठा बयानिया घड़े, झूठे मिनट्स बनाए, झूठा साइफर लेके आए, और उसके बाद कहे कि अमेरिका मेरी मदद करे। आपकी अकल में यह बात आती है? क्या यह बात आपको समझ आती है कि कोई जी शऊर इंसान जो इतना भी इल्म रखता हो वो इस तरह की बात कर सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट कह के एक और मुल्क पे इल्जाम लगा के एक और मुल्क को साजिश का जिम्मेदार करार देकर फिर जब हुकूमत खत्म हो जाए, जिसके लिए जिम्मेदार उन्हीं को करार दिया था, फिर उसी मुल्क से मदद मांगे कि मेरी मदद की जाए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अकल दंग रह जाती है कि चोरी की है तोशाखाना में, डाका डाला है 190 मिलियन पाउंड का, केसेस चल रहे हैं स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर। जहां स्टे ऑर्डर नहीं है दायरा इख्तियार चैलेंज है, जहां दायरा इख्तियार चैलेंज नहीं है वहां जज पे अदम एतमाद है। तो आए ना, इतने हैं आप, इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, तो आए और कहें कि मैं मेरिट पे तोशाखाना का केस आर्ग्यू करूंगा। नहीं कर सकते। चोरी की हुई है, अंडर वैल्यूएशन की हुई है, मिस डेक्लेरेशन की हुई है, ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच के उनका पैसा खा गए हैं आप और आपकी अहलिया। आए जवाब दें,
मेरिट पे केस आर्ग्यू करें, 190 मिलियन पाउंड में बताएं कि अल-कादिर ट्रस्ट क्यों बनाया था, आए जवाब दें साइफर का। स्टे ऑर्डर का जमाना जा चुका, स्टे ऑर्डर दायमी नहीं होता। यह नहीं होता कि स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए चले, स्टे ऑर्डर ने एक ना एक दिन खत्म होना होता है। मगर ये जो 6 साल फॉरेन फंडिंग को लगे डिसाइड होने में, 6 साल लगे कि फॉरेन फंडिंग का केस, कभी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी अदालतों का दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर। ये आदी हो गए हैं इन सहूलतकारियों के कि जहां पे स्टे ऑर्डर मिलता है तो तकनीकी बुनियादों पे ये केस आर्ग्यू करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इनकी जो बची कुची जमात रह गई है, मैं चैलेंज करता हूं, आए और आके मुकाबला करें और अदालत में आके खड़े होकर कहें कि हम मेरिट की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियादों पे अपना केस सुनवाना चाहते हैं। झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाए, लोगों को हथकड़ियां लगाई, बहनों को हथकड़ियां लगाई, बेटी को हथकड़ी बाप के सामने लगवाई, लोगों की बेटियों को जेलों में डाला। 3-3 साल लोगों ने जेलें भुगती हैं आपके झूठे केसेस पे, और आप टीवी पे आके कागज दिलाते थे। शहजाद अकबर कागज दिलाता था, आज कहां गया शहजाद अकबर, आज कहां गया वो शहबाज गिल नामी बदबख्त। मुल्क छोड़ के भाग गए और पूरी अपनी फौज के खिलाफ बयानियां बनाया। आज अपनी बारी आई है तो तकनीकी बुनियादों के पीछे छुप रहे हैं। हम तो एक दिन भी तकनीकी बुनियादों के पीछे नहीं छुपे, हम एक दिन भी किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपे, हम एक दिन भी किसी अदालत से नहीं भागे। हमने मेरिट पे सीना तान के अपने केसेस का मुकाबला किया, क्योंकि हम झूठे नहीं थे आपकी तरह, हम मकार नहीं थे आपकी तरह, हम मुनाफिक नहीं थे आपकी तरह, हम बुज़दिल नहीं थे आपकी तरह। आप आए और अगर हिम्मत है, इतनी सी भी गैरत आपके अंदर बाकी है, तो आए और केसेस का सामना करें। आप नहीं कर सकते, इतना दम ही नहीं है आपके अंदर। आपका माजी भी दागदार है, आपका हाल भी दागदार है, और आपका मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि आपने इस कौम का पैसा लूटा है, इस कौम पे जुल्म किए हैं, और आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। आपसे एक एक पाई इंशाल्लाह इस कौम की निकलवा के दम लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा तारिक साहब कि ये जो आजम खान ने आज जो बयान दिया है, क्या है, क्योंकि कहा जाए कि आजम खान कुछ अर्से से लापता थे या रोपोज थे, उसकी एक FIR भी हुई, और अब वो उनके क्या, और ये कौन से मजिस्ट्रेट के सामने दिया, एक ये, और दूसरे ये बताइएगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों में जाएगा ये मुकदमा? जी खुसूसी अदालत, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कानूनी तौर पे। देखिए, 164 का बयान कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा सकता है, और आजम खान साहब ने अपनी मर्जी के साथ, वो खुद भी बताएंगे, इस पे बात करेंगे, उन्होंने 164 का बयान इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, और उन्होंने साइफर के हवाले से तमाम हकीकत सामने रखी है। जो FIA का केस है, जिसमें बाकायदा एक GIT बनाई गई थी साइफर पे, GIT के तहत ये केस हुआ है। FIA ने जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के इस केस को, इसकी तफ्तीश की है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक स्पेशल अदालत ऑलरेडी कायम है, उसका जज पहले से ही मुकर्रर करता है। तो ये केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अदालत में जाएगा और ये वहीं पर ट्रायल होगा। और 164 के बयान आ जाने के बाद जब आजम खान साहब को बतौर मुल्जिम के या बतौर गवाह के जब पेश किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि जब उन पे जिरा की जाएगी तो ये मामला क्लियर हो जाएगा कि मरकजी मुल्जिम इस केस का है कौन। और 164 के बयान के बाद लंबे चौड़े ट्रायल की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि 164 का बयान ट्रायल शुरू होने से पहले आ चुका है, तो ये एक अच्छा और ये शॉर्ट ट्रायल होगा। आजम खान साहब के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो साजिश में मुलविस है, क्या 164 का बयान देने से उनके तमाम गुनाह धुल जाएंगे या वो अभी मुल्ज़िम? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और उन्होंने असल मुल्जिम की निशानदही की है। तो मेरी राय में कानून के मुताबिक जब 164 का बयान सामने आ जाए, तो जो शख्स भी कानून की इमदाद करे, कानून की मुआवनत करे, उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। अगर मेरी कानूनी राय मांगेंगे तो मेरे नज़दीक वो मजबूर थे बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन पे प्रेशर था, उनको मजबूर किया गया इस बात पे। तो इसमें तो इमरान न्याजी जो है उसके अज़ाइम भी क्लियर थे, बदनीति सामने थी, वो ये सियासी बयानियाँ घड़ के कौम का उसने नुकसान किया, कौम का वक्त ज़ाया किया। तो मैं समझता हूँ कि वो अब इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सर, अगर रियासत चाहे तो
बहुत बड़े बड़े मुजरमों को भी सामने लेके आ सकती है। लेकिन दूसरी जानब अगर आप दाखिला के मुतल्लिक़ सवाल है, इस्लामाबाद से गुज़श्ता एक महीने के अंदर 700 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हुई। उसके अलावा उसमें मैं भी विक्टिम हूँ। एक की FIR नहीं हो रही मोटरसाइकिल की और एक दूसरी साल हो गया मुझे तलाश करते हुए। क्या रियासत गरीब शहरी जो है जो लूट रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ रहम करेगी? या देखिए मैं हाई प्रोफाइल केसेस के नहीं, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि हाई प्रोफाइल केसेस में इस मुल्क में सितम ज़रीफ़ी है कि अमीर आदमी को रिलीफ भी मिल जाता है और आसानी से भी मिल जाता है। और मैं बतौर वज़ीर दाखिला पंजाब था, अब मुशीर बराए दाखिला हूँ। मैं तो ये बिल्कुल समझता हूँ कि FIR हर शहरी का हक़ है। और मैं इवन जब IG इस्लामाबाद से बात होती है तो हम उन्हें यही हिदायत करते हैं कि बग़ैर सिफारिश के जो शख्स है, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, सबसे पहला राइट उनका है कि उनकी दाद रसी सबसे पहले होनी चाहिए। और मैं बतौर वज़ीर दाखिला पंजाब भी जो ख़वातीन या पिसे हुए तबकात के ख़िलाफ़ जराइम होते थे, सबसे पहले मैं मौके पे पहुंचता था और दाद रसी की जाती थी जिस हद तक हो सकता है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ सेफ सिटी कैमराज मौजूद हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के जदीद तकनीकी बुनियादों पे जदीद तर्ज पे की जाती है तफ्तीश। तो मैं इसका फौरी नोटिस लेते हुए ये जो मोबाइल स्नैचिंग है, एक साफ़ी साहब है उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई, हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर वो हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तो इस हवाले से जो भी इकदाम हो सके वो बिल्कुल करेंगे, ऑलरेडी भी कर रहे हैं जी। सर आज जितनी भी खिलाफवर्जियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह की खिलाफवर्जियाँ पहले भी बहुत हो चुकी हैं जनरल PTI की जानिब से, लेकिन अभी तक आपकी गवर्नमेंट उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाई। आगे इलेक्शन आ रही है, आप PTI को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अभी वो पहले से ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन के लिए। तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक जिस्मानी रिमांड पर तहकीकाती इदारे की तहवील में एक मुलज़म को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा हाउ आर यू, या वो गुड टू सी यू जब कहा उसके बाद छोड़ दिया। तो ये असलम अहमद या बूटा होता तो उसको ना छोड़ते, उसकी तो फाइल नहीं ना पहुंचती, वो रजिस्ट्रार के दफ्तर में खाक छान रही होती है। इमरान न्याजी की फाइल थी तो उसने कहा कि मदर इन लॉ भी खुश हो जाएंगी, शाम को घर जाके बताऊंगा कि आंटी जी देखे मैं क्या करके आया हूँ। आंटी भी खुश, मैं भी खुश, बेगम भी खुश। तो वो फाइल ऊपर रखी गई और छोड़ दिया गया। अगर उसको रहने देते चंद दिन अंदर और उससे मजीद तफ्तीश की जाती तो शायद ये मामला आगे चल जाते। अब ट्रायल जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। तो पुरजोश तो मैं नहीं समझता, अभी जो KPK में धचका लगा है तो मेरा ख्याल है वो पुर भी खत्म हो गया और जोश भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद